नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए पेपर 3 पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थान की नदियां एवं झीलें, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ राजस्थान। उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की नदियां। तो राजस्थान की नदियों को 3 अपवाह क्रम में बांटा गया है। कितने? 3 अपवाह क्रम में बांटा गया है राजस्थान की नदियों को। तो कौन कौन से अपवाह क्रम है? पहला है बंगाल की खाड़ी अपवाह क्रम, दूसरा है अरब सागर अपवाह क्रम, तीसरा है अंतःस्थलीय अपवाह क्रम। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां। तो इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? वो है चंबल। कौन सी है? चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध और उनकी सहायक नदियां। कौन कौन सी है बंगाल की खाड़ी में? कौन सी नदियां गिरती है? वह चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध तथा उनकी सहायक नदियां। तो चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध और उनकी सहायक नदियां, ये सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है। कौन सी? चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध और उनकी सहायक नदियां, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब हम देखते हैं ये कैसे गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो काली सिंध, पार्वती और बनास, ये सब नदियां है, ये कहाँ आके गिरती है? चंबल में मिलती है। चंबल नदी आगे कहाँ मिलती है? यमुना में। यमुना नदी का पानी कहाँ मिलता है? गंगा में। और गंगा नदी का फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो काली सिंध, पार्वती, बनास ये आके मिलती है चंबल में। चंबल का पानी मिलता है यमुना में। यमुना का पानी मिलता है गंगा नदी में। गंगा नदी का पानी मिलता है बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम देखते हैं। उसमें पहली नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? एमपी में जाना पाव की पहाड़ियों से। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? एमपी से है, राजस्थान से नहीं है। कहाँ से इसका उद्गम? एमपी से। तो नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। अगर आप उनको ऐसा पूछा जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो क्या होगा? बनास। और ऐसे ही पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, वो है चंबल। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो होगी बनास। बनास पूरी रूप से राजस्थान में बहती है। चंबल राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बहते हैं, इसलिए तो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी होगी बनास। तो और आप इनसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी होगी? चंबल। नेक्स्ट हम देखते हैं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कि वर्ष भर बहती है, वो कौन सी है? चंबल। तो एकमात्र ऐसी नदी जो कि वर्ष भर बहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चंबल नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है? एमपी से। एमपी से उद्गम होने के बाद यह 84 गढ़ जो कि चित्तौड़ में स्थित है, उसके पास से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी 84 गढ़ जो कि है चित्तौड़ में, वहां से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। बाद में इसकी जो सहायक नदियां है बनास, पार्वती और काली सिंध, ये किसकी सहायक नदियां है? चंबल की सहायक नदियां है बनास, पार्वती और काली सिंध। क्या है? बनास, पार्वती और काली सिंध चंबल की सहायक नदियां है, वो चंबल में आकर आकर के मिल जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कामधेनु नदी। कामधेनु नदी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चंबल नदी को। किसे? चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। नेक्स्ट की चर्मणवती नदी। कौन सी? चर्मणवती नदी किसे कहा जाता था? वो चंबल नदी को कहा जाता था। नेक्स्ट की कोटा। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? वो है चंबल नदी के किनारे। तो ये तो कौन सी होगी? चंबल नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। तो बनास नदी को क्या कहा जाता है? वन की आशा। क्या कहा जाता है? वन की आशा। तो इसके नाम में ही है वन प्लस आस, तो वन की आशा किसे कहा जाता है? बनास नदी को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बनास नदी का उद्गम होता है वो है राजसमंद का जो भोराट के पठार है उसकी खमनोर की पहाड़ियों से। तो बनास नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से। तो चंबल का उद्गम तो राजस्थान से नहीं हो रहा था, कहाँ से? एमपी से। बनास का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बनास का उद्गम कहाँ से होता है? वो होता है राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, अभी देखा था। नेक्स्ट है कि बनास नदी आगे चल के किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? वो है मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी, मानसी, ढूंढ, मोरेल, चंद्रभागा। ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदियां है? बनास की। कौन कौन सी है? मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी, मानसी, ढूंढ, मोरेल, चंद्रभागा। कौन सी है? मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी, मानसी, ढूंढ, मोरेल, चंद्रभागा। ये सब किसकी सहायक नदियां है? ये सहायक नदियां है बनास की। नेक्स्ट देखते हैं कि टोंक और सवाई माधोपुर, ये दोनों नगर किस नदी के किनारे बसे हैं? यह है बनास नदी के किनारे।
टोंक और दूसरा सवाई माधोपुर, ये दोनों नगर है बनास नदी के किनारे बसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिगोद और जो मांडलगढ़, ये दो स्थान है बिगोद और मांडलगढ़, इन दोनों स्थानों के बीच बनास बेड़स तथा मेनाल, कौन सी है, बनास बेड़स तथा मेनाल, इन तीनों नदियों का संगम है। कहाँ पे है, बिगोद और मांडलगढ़ के बीच में बनास बेड़च और मेनाल, कौन सी है, बनास बेड़च और मेनाल, इन तीनों नदियों का संगम है कहाँ, बिगोद एंड मांडलगढ़ के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं काली सिंध नदी, कौन सी, काली सिंध। तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो भी एमपी से होता है, एमपी के विंध्य पर्वत से होता है। तो अभी तक हमने देखा एक तो कौन सी थी, बनास नदी थी, और दूसरी कौन सी बनास नदी है, उसका उद्गम कहाँ से हो रहा था, राजस्थान में राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से। बाकी चंबल और काली सिंध इन दोनों का उद्गम तो कहाँ से ही हो रहा है, एमपी से ही हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, इसका उद्गम एमपी के विंध्य पर्वत से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह झालावाड़ और बारां में बहती है। तो काली सिंध नदी कहाँ बहती है, झालावाड़ और बारां में, बाद में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध नदी की सहायक नदियां कौन सी है, परवन, आहू, उजाड़, निवाज, कौन सी है, परवन, आहू, उजाड़ और निवाज, ये किसकी सहायक नदियां है, काली सिंध की सहायक नदियां है, कौन सी, परवन, आहू, उजाड़ और निवाज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गागरोन का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग क्या है, एक जल दुर्ग है। क्या है, जल दुर्ग। जल दुर्ग क्या होते हैं, ऐसे दुर्ग जो कि किसी नदियों के किनारे पर बसे होते हैं। तो जल दुर्ग है वो कौन सी नदियों के किनारे बसा है, वो है काली सिंध और आहू नदी के किनारे। कौन सी, काली सिंध और आहू नदी के किनारे बसा है गागरोन का दुर्ग। ये पूछा जाता है कि जल दुर्ग कौन सा है, गागरोन का दुर्ग है, और दूसरा कौन सा है जल दुर्ग, वह है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, भैंसरोडगढ़ और दूसरा है गागरोन, ये दोनों क्या है, जल दुर्ग है। तो जल दुर्ग है तो ये क्या है, नदियों से घिरे होंगे। तो गागरोन का दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे है, काली सिंध और आहू, जबकि भैंसरोडगढ़ है चंबल और बामनी नदियों के किनारे। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ से, इसका उद्गम भी एमपी से होता है। अभी तक हमने 4 नदियां देखी है, उसमें से बनास का उद्गम राजस्थान से था, बाकी तीनों का उद्गम कहाँ से है, एमपी से। एमपी के सीहोर क्षेत्र के विंध्य श्रेणी से होता है। तो पार्वती नदी का उद्गम भी कहाँ है, एमपी से है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये बारां में बहती है। पार्वती नदी कहाँ बहती है, बारां में, बाद में जाके किस में मिल जाती है, चंबल में। पार्वती नदी की सहायक नदियां है लासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी, कौन सी है, लासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी, ये सब किसकी सहायक नदियां है, ये है पार्वती की सहायक नदियां। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक तो हमने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, उसमें कौन कौन सी देख ली, एक तो चंबल, दूसरी देख ली बनास, कौन सी है, बनास, तीसरी है पार्वती, और चौथी है कौन सी, काली सिंध, कौन सी है, काली सिंध, काली सिंध। ये 4 नदियां देख ली, और इनकी सहायक नदियां ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, वह है लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास कह सकते हैं। ये आपके लिखा हुआ है आरबीसी बोर्ड में। तो लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास, ये क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो लूनी, माही, साबरमती, तो लूनी, माही और साबरमती, ये तीनों क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां है, और इनकी सहायक नदियां जो कि अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले हम देखते हैं लूनी नदी, कौन सी, लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर के नाग पहाड़ से। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नाग पहाड़ से। कहाँ से, अजमेर के नाग पहाड़ से किसका उद्गम होता है, लूनी नदी का। नेक्स्ट देखते हैं कि लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो सरस्वती, कौन सी, एक तो कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है। कौन सी, लूनी नदी का उद्गम होता है जो, एक तो कौन सी नदी है, सरस्वती, और दूसरी है सागरमती। साबरमती नहीं है, सागर है। ठीक है, तो सागरमती और दूसरा सरस्वती, इन दोनों जल धाराओं के मिलने से किस नदी का उद्गम होता है, यह है लूनी नदी का। तो सरस्वती और सागरमती, इन दोनों जल धाराओं के मिलने से किस नदी का उद्गम होता है, ये लूनी नदी का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीएसई बोर्ड की किताब में लिखी हुई है लाइन कि जो लूनी नदी का उद्गम सरस्वती और सागरमती, कौन सी, सरस्वती और दूसरी सागरमती, इन दोनों जल धाराओं के मिलने से उद्गम होता है लूनी नदी का। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो है अजमेर के नागपाट से। कौन कौन सी जल धाराओं के मिलने से होता है, सरस्वती और दूसरा सागरमती, इन दोनों जल धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूनी नदी कहाँ, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर इत्यादि जिलों में बहती है। कहाँ, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, इन सब जिलों में बहती है लूनी नदी। नेक्स्ट है कि जो बालोतरा तक जो लूनी नदी है उसका पानी कैसा रहता है, मीठा। बालोतरा तक आती है तब तक तो इसका पानी होता है मीठा, फिर बाद में क्या हो जाता है, बालोतरा के बाद में इसका पानी क्या हो जाता है, खारा।
तो बालोतरा तक आती है तब तक तो इसका पानी मीठा रहता है और बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूनी नदी की जो सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एल.एस. बजाज को क्या भेजना है, मैसेज। क्या एल.एस. बजाज को क्या भेजना है, मैसेज। तो ये लूनी नदी को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, एल.एस. बजाज को भेजना है मैसेज। तो एल से क्या होगी, लीलड़ी। एस से क्या होगी, सूकड़ी। ब से क्या हो गया, बांडी। जा से क्या हो गया, जोजरी। ज से क्या हो गया, जवई। एम से क्या हो गया, मीचड़ी। एस से क्या हो गया, सागी। जी से क्या हो गया, गुहिया। तो एल.एस. बजाज को क्या भेजना है, मैसेज। ये क्या है, लूनी की सहायक नदियां है। तो लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, जोजड़ी, जवई, मीचड़ी, सागी और गुहिया, ये सब क्या है, लूनी नदी की सहायक नदियां है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूनी नदी आगे जाकर कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है लूनी नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं लूनी नदी के बाद हम देखते हैं कौन सी नदी है, माही नदी। कौन सी, माही नदी। तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो एमपी से होता है। लूनी अभी तक हमने देखा था, एक तो बनास था, बनास का उद्गम कहाँ से हो रहा था, वह है राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से। दूसरा देखा था लूनी, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, वो हो रहा था अजमेर के नाग पहाड़ से। बाकी जो अभी तक हमने देखे उन सभी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, एमपी से। तो एक तो बनास का उद्गम है वो राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से, दूसरा लूनी का उद्गम है अजमेर के नाग पहाड़ से। बाकी अभी तक देख रहे हैं उन सभी का उद्गम एमपी से हो रहा है। तो माही नदी का उद्गम कहाँ है, एमपी में मुहू की पहाड़ियों से होता है, अमरौडू नामक स्थान से होता है। तो माही नदी का एमपी से होता है उद्गम। नेक्स्ट हम देखते हैं माही नदी कहाँ बहती है, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिलों में बहती है। माही नदी बहती है बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिलों में। माही नदी पर बांसवाड़ा में कौन सा बांध बनाया गया है, वह है माही बजाज सागर बांध। माही नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि माही नदी की सहायक नदियां कौन सी है, वह है सोम, जाखम, अनास और चाप। कौन सी है, सोम, जाखम, अनास और चाप। ये किसकी सहायक नदियां है, माही नदी की। सोम, जाखम, अनास और चाप सहायक नदियां है माही की। नेक्स्ट हम देखते हैं बेणेश्वर धाम, जो कि कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। इसमें सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों का क्या है, त्रिवेणी संगम है। तो सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पे है, वह है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। तो सोम, माही, जाखम इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ है, वह है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो माही नदी कहाँ पे गिर जाती है, वो गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। कहाँ, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। तो और लूनी देखा था वो कहाँ थी, कच्छ की खाड़ी में। माही के बाद हम देखते हैं साबरमती। आपने जो अभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी देखी, तीन देखी थी। एक तो लूनी, दूसरी कौन सी थी, माही, और तीसरी है साबरमती। तो अब साबरमती देख रहे हैं। साबरमती का उद्गम कहाँ है, उदयपुर की दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियों से होता है। तो उदयपुर की दक्षिण पश्चिम में स्थित पहाड़ियों से होता है साबरमती नदी का उद्गम। यह कहाँ बहती है, उदयपुर तथा सिरोही जिलों में बहती है साबरमती नदी। बाद में गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो साबरमती नदी कहाँ पे मिल जाती है, गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है बाद में। प्रारंभ में इससे क्या कहा जाता है, वाकल नदी के नाम से जाना जाता था। तो प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था, साबरमती को वाकल नदी के नाम से। तो आपने अभी ये देखा कौन सी नदियां है, ये है तो अभी तक हमने कौन सी देख ली है, एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियां थी, वो थी एक तो चंबल, दूसरी थी कौन सी थी, काली सिंध, तीसरी पार्वती, चौथी कौन सी थी, वो थी बनास। चंबल, काली सिंध, पार्वती और बनास, ये चारों नदियां कहाँ गिरती है, ये है गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो चंबल, काली सिंध, पार्वती और बनास, ये चारों नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद हमने देखा था कि कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में कौन कौन सी आ गई, एक तो माही आ गई, दूसरी कौन सी आ गई, लूनी आ गई, और तीसरी आ गई साबरमती। माही, लूनी और साबरमती, ये तीनों नदियां कहाँ गिरती है, ये गिरती है तीनों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इसमें से अभी हमने देखा ना, बाकी ज्यादातर नदियां तो कहाँ से उद्गम हो रहा है, उन सभी का एमपी से उद्गम हो रहा था। कुछ एक नदियां है जिनका उद्गम राजस्थान से हो रहा था। तो राजस्थान से उद्गम हो रहा था उन नदियों को देखते हैं। एक तो कौन सी है, बनास। बनास नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से। दूसरा है लूनी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, लूनी का हो रहा था अजमेर के नाग पहाड़ से। तीसरा कौन सा है, वो है साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, वह उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित पहाड़ियों से। इन तीनों का उद्गम राजस्थान से हो रहा था, बाकी जो थी उनका उद्गम एमपी से हो रहा था। तो ये याद रखना है उद्गम थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन सी है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां या अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां कौन सी, आंतरिक या अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां। तो इसमें ऐसी नदियां आती है जो कि कुछ दूरी तक बहकर
बाद में रेत में विलीन हो जाती है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह में ऐसी नदियां आती है जो कि कुछ दूरी तक बहती है और बाद में जाकर के रेत में विलीन हो जाती है। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है? एक तो है कांतली, कांकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेंढा तथा बाणगंगा। कौन कौन सी है? कांतली, कांकनी। कौन कौन सी है? कांतली, कांकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेढा और बाणगंगा। ये सभी क्या है? राजस्थान में अंतः प्रवाह वाली नदियां है। कौन सी है? कांतली, कांकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेढा और बाणगंगा। ये सभी क्या है? राजस्थान में अंतः स्थलीय प्रवाह वाली नदियां हैं। तो ये जो बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी को आपके जो आरबीएससी बोर्ड की पुरानी बुक है उसमें कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में रखा गया था। अभी लेकिन जो न्यू बुक है, न्यू बुक में इसे अंतः प्रवाह वाली नदियों में रखा गया है। क्योंकि पहले ये क्या है, बाणगंगा नदी यमुना में जाकर के मिल जाती थी और बंगाल की खाड़ी में फिर वो आगे मिलती थी। लेकिन अब क्या है, बाणगंगा नदी यमुना तक पहुंच नहीं पाती, पहले ही रेत में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो इसे अब क्या रख दिया है? अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियों में रख दिया है। तो अभी आरबीएससी बोर्ड की नई किताबों में यह अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियों में है। तो इसको याद रखना है, ये कहाँ है? अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदी है बाणगंगा। तो अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी होगी? एक तो हो गई कांतली, दूसरा हो गई कांकनी। तो अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी होगी? एक तो होगी कांतली, कांकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेढा और बाणगंगा। कौन कौन सी होगी? कांतली, कांकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेढा और बाणगंगा। यह है अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां। तो सबसे पहले देखते हैं बाणगंगा। बाणगंगा को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर में बेराट की पहाड़ी से। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर में बेराट की पहाड़ी से होता है बाणगंगा का उद्गम। तो बाणगंगा का उद्गम होता है जयपुर में बेराट की पहाड़ी से। नेक्स्ट हम देखते हैं बाणगंगा नदी का जो जल है वो भरतपुर के घना पक्षी विहार में भूमिगत होकर वेटलैंड का निर्माण करता है। तो ये बाणगंगा है वो, उसका जल कहाँ? भरतपुर का जो घना पक्षी विहार है उसमें भूमिगत हो जाता है और किसका निर्माण करता है? वेटलैंड का। किसका? वेटलैंड का। तो वेटलैंड का निर्माण करने वाली नदी कौन सी थी? वो थी बाणगंगा थी भरतपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं गग्गर नदी। कौन सी? गग्गर नदी। गग्गर नदी का उद्गम है कहाँ से? हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी। कहाँ से? हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां से गग्गर नदी का उद्गम होता है। तो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां से गग्गर नदी का उद्गम होता है। यह नदी हनुमानगढ़ राजस्थान से हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी? गग्गर नदी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है कहाँ? राजस्थान में। और गंगानगर में ये क्या हो जाती है? भूमिगत। गग्गर नदी को प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसका अवशेष माना जाता है। किसका? प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है गग्गर नदी को। गग्गर नदी को क्या भी कहा जाता है? मृत नदी। क्या? मृत नदी किसे कहते हैं? गग्गर नदी को। नेक्स्ट हम देखते हैं कांतली। कांतली नदी का उद्गम होता है सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से। कांतली नदी का उद्गम होता है सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से। कांकनी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर के कोटड़ी गांव से। कांकनी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर के कोटड़ी गांव से। साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से। साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट हम देखता है राजस्थान की झीलें। तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है? राजस्थान की नदियां। तो तीनों अफवाह क्रम की नदियां पढ़ ली है। तो अब हम देखते हैं राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान में झीलें दो प्रकार की, एक तो खारे पानी की झीलें और दूसरे मीठे पानी की झीलें। कौन कौन सी है? एक तो खारे पानी की और दूसरी मीठे पानी की। तो खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? वो है पहली सांबर, दूसरी डीडवाना, पचपदरा, लूणकरनसर, कुचामन। ठीक है, तो खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? तो सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरनसर और कुचामन। लूणकरनसर बीकानेर में है। ठीक है, तो ये सब क्या है? खारे पानी की झीलें है। तो सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरनसर और कुचामन। इसके अलावा जो कुछ और झीलें है वो है फलोदी, कावोद, कछोर, खोसा। फलोदी, कावोद, काछोर, खोसा, ये सब क्या है? खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें होगी सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरनसर और कुचामन। उसके अलावा फलोदी, कावोद, काछोर और खोसा, ये सब क्या है? राजस्थान में खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वह है सांबर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? वह जयसमंद झील, राजसमंद झील, सिलीसेड, पुष्कर, कोलायत, नकी, कायलाना, ये सब क्या है? राजस्थान में मीठे पानी की झीलें हैं। कौन सी है? जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजसमंद कहाँ है? कांकरोली में। सिलीसेड कहाँ है? अलवर में। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में। कायलाना कहाँ है? जोधपुर में।
और पिछोला कहाँ है, उदयपुर में। ये सब राजस्थान में मीठे पानी की झीलें हैं। तो इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं हम मीठे पानी की झीलों को। सबसे पहले है जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ स्थित है, उदयपुर में। इसे क्या कहा जाता है, ढेबर झील। ढेबर झील किसे कहा जाता है, जयसमंद झील को। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ढेबर झील किसे कहते हैं, जयसमंद झील को। और जयसमंद झील का जो निर्माण है कौन सी नदी, गोमती नदी के जल को रोककर किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि जो गोमती नदी के जल को रोककर किस झील का निर्माण किया गया था, वह है जयसमंद झील। कौन सी, जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी को रोक करके किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जयसमंद झील। जो जयसमंद झील है उसमें बहुत सारे टापू है। तो सबसे बड़े टापू का नाम बागड़ा, बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। तो जयसमंद झील में बहुत सारे टापू है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी है। नेक्स्ट देखते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील कहाँ पे स्थित है, वह स्थित है कांकरोली में। राजसमंद झील कहाँ पे स्थित है, कांकरोली में स्थित है राजसमंद झील। नेक्स्ट देखते हैं कि राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया था, महाराणा राज सिंह ने 1662 में। तो राजसमंद झील का निर्माण कराया था महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजसमंद झील है उसके दक्षिण भाग में क्या है, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा है, जिसे क्या कहते हैं, राज प्रशस्ति। क्या कहा जाता है, राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति कहाँ पे स्थित है, वह राजसमंद झील के किनारे पे स्थित है। राज प्रशस्ति कहाँ स्थित है, राजसमंद झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण राज सिंह ने कराया था। इस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और इस पे ये कितने 25 शिलालेखों पर लिखा हुआ है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। तो राज प्रशस्ति कहाँ है, राजसमंद झील के किनारे स्थित है। इस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, 25 शिलालेखों में लिखा हुआ है। इसका निर्माण राज सिंह ने कराया था और यह संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय कराया गया था, एक बंजारे ने करवाया था। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था। पिछोला झील में ही शाहजहां ने अपने विद्रोही दिनों के टाइम पिछोला झील के टापू पर शरण ली थी। ठीक है, तो शाहजहां ने कहाँ शरण ली थी, पिछोला झील के टापू पर। नेक्स्ट देखते हैं फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। फतेह सागर झील के किनारे सौर वैद्यशाला स्थित है। तो राजस्थान में सौर वैद्यशाला कहाँ स्थित है, उदयपुर में, फतेह सागर झील के किनारे। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2-3 बार कि जो फतेह क्या सौर वैद्यशाला कहाँ पे स्थित है, वो है उदयपुर में। कहाँ है, फतेह सागर झील के किनारे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया कि राजस्थान में सौर वैद्यशाला कहाँ है, उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में। इसका निर्माण कराया था अर्णोराज ने। तो ये दो चीजें पूछी जाती है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अजमेर नगर का तो निर्माण किसने कराया था, वो कराया था अजय राज ने। किसने, अजय राज ने। और जबकि आना सागर झील का निर्माण कराया था वो कराया था अर्णोराज ने। तो अजमेर नगर तो बसाया था अजय राज ने और आना सागर झील कब बसाई थी, वह अर्णोराज या आना जी ने। नेक्स्ट देखते हैं आना सागर झील है उस पर जहांगीर ने क्या बनाया था, दौलत बाग। और जबकि शाहजहां ने उस पर बनाया बहादुरी। तो आना सागर झील पर दौलत बाग का निर्माण तो कराया था जहांगीर ने और जो बहादुरी का निर्माण कराया था शाहजहां ने। तो आना सागर झील पर बहादुरी बनाई किसने, शाहजहां ने। और दौलत बाग बनाया या सुबाग बाग किसने बनाया, जहांगीर ने। नेक्स्ट देखते हैं सिलीसेट झील। सिलीसेट झील कहाँ पे स्थित है, अलवर में स्थित है। इस पर मछली पालन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है कोलायत झील। कौन सी है, कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ स्थित है, बीकानेर में। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम में। नेक्स्ट है पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, अजमेर में। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।